गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक के दूसरे अध्याय सत्ता के समकालीन केंद्र का अध्ययन करेंगे। सत्ता के समकालीन केंद्र में दो क्षेत्रीय संगठन हैं, यूरोपीय संघ और आसियान, और साथ ही इस चैप्टर में हम चीनी अर्थव्यवस्था और भारत चीन संबंधों का भी अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यूरोपीय संघ से। देखिए, यूरोपीय संघ जो है, इसके निर्माण की प्रक्रिया की आवश्यकता जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पड़ी थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं, लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं ढह चुकी थी। तो अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करने के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी। तो इसी आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य देशों का आपस में आर्थिक सहयोग करना, तकनीकी सहयोग करना, ताकि अर्थव्यवस्थाओं का दोबारा से पुनर्निर्माण किया जा सके, व्यापार में, आर्थिक मामलों में सहयोग करना। हालांकि 1948 में यूरोपीय संघ का निर्माण नहीं हो गया था, लेकिन यूरोपीय संघ के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कई सारे संगठन बनेंगे और फिर उन संगठनों से के लास्ट में संयोजन से अंत में 1992 में यूरोपीय संघ का गठन होगा। लेकिन यूरोपीय संघ के गठन के ये चरण हैं जो हम देख रहे हैं। जैसे 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, फिर 1949 में यूरोपीय परिषद का निर्माण किया गया। यूरोपीय परिषद राजनीतिक मामलों में सहयोग करने के लिए बनाया गया संगठन था। उसके बाद में 1951 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का निर्माण किया गया था, और ये 6 देशों ने आपस में एक संधि करके, जिस पेरिस संधि कहा जाता है, उस पर हस्ताक्षर करके इस यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का निर्माण किया था। और इसमें जो 6 देश शामिल थे वो हैं फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन 6 देशों ने मिलकर यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का निर्माण किया था। 1957 में बाद में यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC की स्थापना की गई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय भी आर्थिक सहयोग के लिए, व्यापारिक सहयोग के लिए ही बनाया गया संगठन था। फिर 1979 में 1979 में राजनीतिक मामलों में एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की गई। यूरोपीय संसद की स्थापना हेतु चुनाव करवाए गए। ये एक बहुत बड़ा कदम था राजनीतिक एकीकरण की दिशा में। और अंत में फरवरी 1992 में एक मैस्ट्रिच संधि की गई थी। इस संधि के द्वारा अंत में ये जो पहले जितने भी संगठन बनाए गए थे आर्थिक राजनीतिक मामलों में सहयोग के लिए, उन सब का एकीकरण करके एक साझा क्षेत्रीय संगठन की स्थापना होती है, जिसका नाम था यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो हम बताएंगे फरवरी 1992 में मैस्ट्रिच संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाती है। इसके बाद में अगला कदम जो था यूरोपीय संघ का, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम है जनवरी 2002 में इन्होंने अपनी एक साझी मुद्रा लागू की है, जिसका नाम है यूरो। तो यूरो मुद्रा को अपनाया गया जनवरी 2002 में। जब इसे जनवरी 2002 में अपनाया गया था तो इसमें 12 देशों ने इस मुद्रा को स्वीकृति दी थी। 12 देशों ने इस मुद्रा को अपना लिया था 2002 में ही। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितने यूरोपीय देशों ने यूरो मुद्रा को अपना रखा है, तो वर्तमान में 20 देश हैं जिन्होंने कि यूरो मुद्रा को अपनी मुद्रा के रूप में मान्यता दे रखी है। तो ये यूरोपीय संघ का संगठन था, इसके निर्माण की प्रक्रिया थी जो हम अब तक देख चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात और ये है कि यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या कितनी है। तो यूरोपीय संघ में वर्तमान में 27 देश हैं। ब्रिटेन जो है वो 2016 में इसकी सदस्यता छोड़ चुका है। तो ब्रिटेन नवीनतम ऐसा देश है जो सदस्यता छोड़ चुका है, और उसके सदस्यता छोड़ने के बाद वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 27। 2016 तक सदस्य थे 28। अब है यूरोपीय संघ के उद्देश्य।
किन उद्देश्यों को लेकर के इस संगठन की स्थापना की गई है। तो पहला उद्देश्य है एक समान विदेश नीति और समान सुरक्षा नीति को लागू करना, अपनाना। इसके लिए यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया है। इसके अलावा आंतरिक मामलों पर सहयोग करना और एक समान मुद्रा का प्रचलन में लाना, ये यूरोपीय संघ के उद्देश्य हैं। तो ये उद्देश्य लघुतरात्मक प्रश्नों के रूप में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है एक लाइन का जो प्रश्न है, बहुविकल्पात्मक प्रश्न आना है इस चैप्टर में से एक, तो उसमें आपसे ये प्रश्न पूछ लिए जाएं। अब यूरोपीय संघ जो है उसका छठा शिखर सम्मेलन हुआ है हाल ही में 16 मई 2025 को अल्बानिया के तिराना शहर में, और 7वां शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2025 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुआ है। तो ये नवीनतम जानकारी है यूरोपीय संघ के बारे में। तो हो सकता है इतना करंट आपसे ना पूछें, लेकिन फिर भी ये जानकारी के लिए मैंने आपको ये बात बताई है। दूसरा जो संगठन है, क्षेत्रीय संगठन इस चैप्टर में, वो है आसियान। आसियान जो है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहयोग के लिए अपना एक संगठन बनाया है। उसका नाम है आसियान। इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, और इंग्लिश में जो ASEAN है इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जैसा भी आपको याद रहे, इंग्लिश में अगर इजीली याद होता है तो आप इंग्लिश में याद रखें, और हिंदी में अगर इजीली याद रहता है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। परीक्षा में आपको कोई भी, जैसे हिंदी में भी आसियान लिखा हुआ दे सकते हैं और ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ दे सकते हैं। तो उत्तर आप चाहे हिंदी में दें पूरा नाम, चाहे इंग्लिश में दें, वो आपकी इच्छा है। तो आसियान की स्थापना जो है ये बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा होती है 8 अगस्त 1967 को। और जब इस संगठन की स्थापना हुई थी तो इसमें 5 ही देश शामिल थे, और 5 देश कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। तो 5 तो संस्थापक सदस्य हैं और 5 देश इसमें बाद में शामिल हुए हैं। तो बाद में शामिल होने वाले देश हैं ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार। ये आपको 10 के 10 देश जो हैं वो याद रखने होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो वो नहीं आप तभी पकड़ पाएंगे जब 4 आपको पता होंगे कि ये इसके सदस्य हैं। तो ये 10 नाम आपको याद रखने हैं। आसियान में वर्तमान में सदस्य हैं 10, और जब स्थापना हुई थी, जब स्थापना के समय जो सदस्य होते हैं उनको संस्थापक सदस्य बोलते हैं। तो वो संस्थापक सदस्य थे 5। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, और आसियान के 46 शिखर सम्मेलन अब तक हो चुके हैं। ये शिखर सम्मेलन क्या होते हैं? शिखर सम्मेलन एक बड़ी बैठक होती है, अमूमन वार्षिक बैठक होती है। ये साल में एक बार होती है, कई संगठनों की साल में 2 बार भी होती है। जैसे हमने यूरोपीय संघ की देखी कि 2 बार हो रही है, 2025 में, एक मई में हुई है, एक अक्टूबर में हुई है। कई संगठन ऐसे हैं जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उसकी 3 साल में एक बार शिखर सम्मेलन होता है। तो शिखर सम्मेलन एक बड़ी बैठक होती है जिसमें वार्ताएं होती हैं, और इसमें जो सदस्य देश होते हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये आपस में बैठ के वार्ताएं करते हैं। सहयोग के जो मुद्दे होते हैं उन पे संधियां होती हैं, हस्ताक्षर होते हैं। तो ये बड़ी मीटिंग होती है एक तरीके से। तो आसियान के अब तक 46 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, और 46वां शिखर सम्मेलन 26-27 मई 2025 को मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है। आसियान के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने आसियान के प्रति एक नीति अपनाई है, और उस नीति का नाम है पूर्व की ओर देखो नीति, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। तो ये प्रश्न आता है कई बार कि पूर्व की ओर देखो नीति या लुक ईस्ट पॉलिसी को कब अपनाया गया? तो ये 1991 में अपनाया गया था, और आसियान देशों के साथ व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक सहयोग को बढ़ाने के लिए ये नीति हमने लागू की है। इसी नीति को बाद में डेवलप किया गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में, और ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि उसी नीति को का विस्तार जो है वो बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में किया गया है आसियान देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए। तो ये आसियान हो जाता है, आसियान का संगठन। अब आसियान की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं? तो आसियान की स्थापना जो है वो अपने सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए और आसियान द्वारा अपने सदस्य देशों में व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु मुक्त व्यापार नीति को अपनाना। मुक्त व्यापार नीति में क्या होता है कि इन देशों, ये जो सदस्य देश होते हैं जो भी मुक्त व्यापार नीति को अपनाते हैं, उसमें एक देश से दूसरे देश में सामान की जो आवाजाही होती है, आयात और निर्यात होता है वस्तुओं का, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। वो व्यापार जो होता है वो टैक्स फ्री होता है, इसलिए उसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। तीसरा उद्देश्य है आपसी सहयोग से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करना और जो क्षेत्रीय शांति और प्रतिष्ठा है उसे बढ़ावा देना और जो भी प्रॉब्लम्स हैं क्षेत्र की, जैसे आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, तो इसके ऊपर अपना एक मत रखना। एक तो एक देश अपनी कोई राय रखता है और एक संगठन के रूप में राय रखी जाए तो वो थोड़ी वजनी होती है। तो ये क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना का उद्देश्य भी यही होता है कि आपस में सहयोग करना, एकता का प्रदर्शन करना और सहयोग से अपना जो विकास है उसको तेज गति प्रदान करना। अब भारत आसियान संबंध, भारत का आसियान के साथ कैसे संबंध हैं, ये बड़े प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि भारत आसियान संबंधों की विवेचना कीजिए या भारत के आसियान के साथ कैसे संबंध हैं इनकी विवेचना कीजिए। तो इसमें हम क्या बताएंगे कि वर्ष 1991 में भारत ने आसियान देशों के साथ व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने हेतु पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई है और इसी पूर्व की ओर देखो नीति को वर्तमान में हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से आगे बढ़ाया है। साथ ही भारत जो है वो 1996 से आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य है। देखिए, पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी आसियान के शिखर सम्मेलन होते हैं तो उसमें भारत जैसे सदस्य देश होते हैं उनके जैसे ही एज अ मेंबर ही वो मीटिंग्स में, इन शिखर सम्मेलनों में भाग लेता है। तीसरे बिंदु हम ये बता सकते हैं कि 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। ये छोटे क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं कि भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता कब किया है। तो ये समझौता तो किया गया है 2009 में और ये समझौता लागू हुआ है 1 जनवरी 2010 से। आसियान के साथ सहयोग बढ़ाने हेतु पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर वर्तमान में हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू किया है, इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। तो ये थे भारत आसियान संबंध। अब यूरोपीय संघ की विशेषताएं या यूरोपीय संघ की वर्तमान में प्रासंगिकता पूछ ले आपसे, इसका क्या महत्व है ये पूछ ले, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से आपको देने हैं। तो यूरोपीय संघ की विशेषताएं या इसकी प्रासंगिकता या इसका महत्व क्या है? यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहायता वाली एक संस्था से एक आर्थिक राजनीतिक संस्था का रूप धारण कर लिया है। ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका जो सकल घरेलू उत्पादन है वो विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, अमेरिका माना जाता है एक देश के रूप में, उससे भी ज़्यादा है। तो संगठन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से भी ज़्यादा है। इसकी मुद्रा जो यूरो मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए भी खतरा बन चुकी है, क्योंकि यूरो मुद्रा जो है उसका मूल्य तेजी से बढ़ रहा है। विश्व व्यापार में इसका आकार अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। यूरोपीय संघ के जो सदस्य देशों का व्यापार है वो अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा है। ये संगठन आर्थिक शक्ति के रूप में यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देशों पर अपना महत्व रखता है, अपना प्रभुत्व रखता है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है, एटॉमिक पावर है उसके पास, और साथ ही जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसका भी स्थायी सदस्य है। ये सुरक्षा परिषद हम जब यूएनओ पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ वाला चैप्टर पढ़ेंगे 4th, तो उसमें आप समझ जाएंगे सुरक्षा परिषद क्या है। अब देखिए, ये जो चैप्टर है सत्ता के समकालीन केंद्र, इसमें से आपके किस
तरह के प्रश्न आने हैं जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके इस चैप्टर में से आएगा 1 नंबर का, एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, और एक दीर्घ लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। तो जो 3 नंबर वाले प्रश्न थे वो हमने जैसे 2-3 बिंदु मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे यूरोपीय संघ की विशेषताएं, आसियान के उद्देश्य, इनके जो उद्देश्य हैं, जैसे यूरोपीय संघ के उद्देश्य हैं, आसियान के उद्देश्य हैं, भारत आसियान के संबंध हैं। तो इन्हीं में जो बड़े दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं वो आपको इसी रूप में मिलेंगे। हो सकता है प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी जाए। अब हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यूरोपीय संघ का निर्माण कौन सी संधि के द्वारा हुआ है? तो ये मैंने जब यूरोपीय संघ का संगठन आपको करवाया है अभी, उसमें बताया था पेरिस संधि, वर्साई की संधि, मैस्ट्रिच संधि या जिनेवा संधि। तो ये है मैस्ट्रिच संधि जो कि जनवरी 1992 में हुई थी। मैस्ट्रिच संधि कब की गई थी? जनवरी 1992 में की गई थी। यूरो मुद्रा को अपनाने वाले देशों की वर्तमान में कितनी संख्या है? तो वर्तमान में संख्या है 20, और जब यूरो मुद्रा को अपनाया गया था 2002 में तो उस समय अपनाने वाले देशों की संख्या थी 12। तीसरा प्रश्न, यूरोप के एकीकृत बाजार का गठन कब किया गया था? यूरोप के एकीकृत बाजार का गठन कब किया गया था? अगस्त 1992 में, जनवरी 1993 में, मार्च 1994 में या सितंबर 1995 में? तो इस संगठन की स्थापना की गई थी जनवरी 1993 में।